हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को आप साइंटिफिक कोनोटेशंस में कन्वर्ट करके उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 3.2 से कम है तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है वो n आता है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो 3.2 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड n+1 हो जाता है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे मैंने डस्टर का यूज करके अपने इस ब्लैक बोर्ड की मैंने लेंथ निकाली थी और ब्रेथ निकाली थी जो कि डस्टर के फॉर्म में यूनिट थी। ठीक है, तो मैंने ये भी कहा था कि जब मैं बाहर गया तो फिर मुझे किसी ने एक इंची टेप दिया, उसमें कुछ यूनिट्स वगैरह और कुछ मेजरमेंट्स थे इंच और सेंटीमीटर्स और मीटर्स के फॉर्म में। मैंने उसका यूज करके फिर अपने उसको जो डस्टर यूनिट थी मैंने उस डस्टर यूनिट को कन्वर्ट करा था और मीटर के फॉर्म में अपने ब्लैक बोर्ड की लेंथ और ब्रेथ निकाल करके उसका एरिया भी निकाला था। ठीक है, इतनी बात हुई थी। बट मैंने कुछ भी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी कि आखिर उसको यूनिट की हमें मतलब जरूरत क्या पड़ी, मेजरमेंट की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो अपनी बुक में से कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, उन डेफिनेशंस को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, डेफिनेशन है नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। सो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। एक गिवन क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, हाँ अगर वो इतनी बड़ी है तो वो इतनी बड़ी रहेगी। ठीक है, उसका यूज करके हम उसी सेम नेचर की, जैसे अगर लेंथ है तो लेंथ का ही हम बताएंगे कि वो चीज उसके इतनी टाइम्स है, उसका मैग्नीट्यूड में कितने टाइम्स है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। n इनटू यूनिट का हम बताते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी उसके इस हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो मोटे तौर पे बात ये है कि यूनिट के एक कन्वीनिएंट साइज होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्यूटी। उसको मतलब उसको बताने में ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको बताने बैठूं कि हाँ वो यूनिट आखिर डस्टर है तो फिर वो डस्टर आखिर है क्या, उसकी यूनिट क्या है, तो फिर ऐसा ना हो कि भाई मेरे लिए वो डस्टर किसी और उसमें है, किसी के लिए किसी और साइज का है। ठीक है, तो उसका एक फिक्स्ड मतलब उसका एक फिक्स्ड अगर लेंथ की बात कर रहा तो फिर वो लेंथ वैसी की वैसी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो समय समय पर बदल जाए। ठीक है, अगर रबर बैंड की बात करो तो उसने रबर बैंड को खींचा मैंने तो फिर उसकी वो बदल गई लेंथ। या फिर कोई और भी चीज है, अगर जैसे कि आयरन वगैरह है तो फिर वो हीट बढ़ाने पे मतलब हीट देने पे एक्सपेंड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड हो जाता है। ऐसा ना हो कि भाई विंटर के टाइम पे उसका लेंथ कुछ और थी, ठीक है, समर के टाइम पे लेंथ कुछ और हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, उसको फिर से वही प्रोड्यूस कर सकें। ऐसा नहीं कि अगर एक बार बन गई तो फिर वो दोबारा बन ही नहीं सकती है, अगर एक बार मीटर स्केल बन गया तो फिर दोबारा मीटर स्केल बन ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, the value of unit should not change with space and time, और स्पेस और टाइम के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अर्थ पे उसकी वैल्यू कुछ अलग है, मार्स पे या फिर कुछ और वैल्यू है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने तरह की यूनिट्स होती हैं, एक ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आखिर यूनिट्स होती कितने तरह की हैं। पहली आती है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी आती है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कैसी यूनिट्स होती हैं, जो बेसिक यूनिट्स होती हैं। ठीक है, खैर इनकी डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, देखो अ फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट इज दैट which is independent of any other unit or which can neither be changed nor be related to any other fundamental unit। ठीक है, मतलब एक बेसिक यूनिट होती है जो एक इंडिपेंडेंट होती है दूसरे अदर यूनिट से और वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज व्हिच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल यूनिट्स और व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनका हम डिराइव करते हैं एक या मतलब कई सारी, एक तो नहीं कह सकते मगर कई सारी फंडामेंटल यूनिट्स को जब हम मिलाते हैं तो एक डिराइव्ड यूनिट बनती है। कैसे, जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, आप सभी ने अगर बाय चांस पढ़ा होगा पीछे की क्लास में, आगे भी मैं बताऊंगा, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड।
तो मीटर एक अपने आप में अलग फंडामेंटल यूनिट है, उसको जब हमने सेकंड से डिवाइड कर दिया, जो कि टाइम एक अपने आप में एक अलग फंडामेंटल यूनिट है, तो दो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके हम एक अलग अपनी डिराइव यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि लास्ट टर्म पे कि कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस वर्ल्ड में अब हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली अगर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है तो सीजीएस, मतलब एसआई यूनिट होता है, सॉरी गलत बता दिया, एसआई यूनिट है, सीजीएस है, ये एमकेएस है। डिपेंड करता है किस फील्ड में, किस साइंटिफिक उसमें हम वे में बात कर रहे हैं। तो कभी ज्यादातर केमिस्ट्री में हम सीजीएस यूज करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में हम एमकेएस वगैरह यूज करते हैं, ये एसआई यूनिट सिस्टम यूज करते हैं ज्यादातर। तो अभी मैंने बताया कि दो तरह की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की भी अगर मैं बात करूं तो आखिर कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करके डिराइव यूनिट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी है? पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पांचवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ है टेम्परेचर, और सेवेंथ है करंट। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम यूज करते हैं। इसके अलावा दो और यूज होती हैं जिसको हम कहते हैं, जो रेडियन है, जो कि प्लेन एंगल के लिए है, और प्लेन एंगल ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं स्टेरेडियन, जो कि यूज होती है सॉलिड एंगल में। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो ये हैं, और 2 यूनिट्स वो हैं जिनको हम यूज करके अलग अलग डिराइव यूनिट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, खैर इनकी बात को आगे दिमाग में रख करके हमें और आगे पता चला कि इसका इंटर कन्वर्जन के लिए, जैसे कि अगर हम हायर स्टेट में जाएं तो हम लेंथ का, अगर मैं बात करूं तो लेंथ का हम मीटर यूज करते हैं, मास का केजी यूज करते हैं, ठीक है, टाइम का सेकंड यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज करते हैं, ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में निकालते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस में नहीं, हम केल्विन में यूज करते हैं, ठीक है, और करंट हम निकालते हैं एम्पियर में। इसके अलावा रेडियन का हम, भाई ये अलग सिस्टम है, बट 9th और 10th लेवल पे मैं बात करूं तो डिग्री ही ज्यादा यूज करा जाता है, बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि ओलंपियाड्स की भी हमें देना है, तो ओलंपियाड्स में कभी कभी मतलब रेडियन में भी पूछ लेते हैं, एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये पूछ लेता है। तो इससे बचने के लिए मैं जब मैथ्स की वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एंगल को हम, मतलब अगर डिग्री में दे रखा है तो डिग्री से कैसे हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, खैर ये तो बात रही 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की, ठीक, मगर इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हम प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिगर मेजरमेंट्स के लिए और स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए। वो कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं जिनको यूज करके हम बिगर मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बिगर यूनिट्स इंटर कन्वर्जन की यूज करते हैं, वो कैसी है मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर काफी सारी होती हैं, मैं बता दूं एक बार कौन कौन सी होती हैं, ठीक है।
हायर अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर लेंथ की मीटर है, लेंथ की मीटर है तो इससे हायर वैल्यूज भी होंगी और इससे लोअर वैल्यूज भी होंगी। हायर वैल्यूज के लिए हम कौन कौन सी यूज करते हैं, वो है देखो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, तो इन सब का मैंने दिखाया है कि कैसे उसका मतलब क्या है। ठीक है, और इसका कौन से हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 मीटर को कन्वर्ट करना है मुझे मेगा मीटर में, तो मैं कैसे करूंगा। मान लेते हैं मेगा मीटर की वैल्यू ये x है। ठीक है, तो x मेगा मीटर में कितने मीटर थे, x की 1 मेगा मीटर में 10 टू द पावर 6 मीटर थे। तो x मेगा मीटर में कितने होंगे, x मेगा मीटर में x इंटू 10 टू द पावर 6 होंगे। अब मैं इसको यहां ले जाऊं उठा करके पूरा, तो x मेगा मीटर में x अपॉन x इंटू 10 टू द पावर 6 हो गए 1 मीटर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 मीटर में हमारे 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 मेगा मीटर होते हैं। टाइम सेव करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 मीटर में 10 टू द पावर 6 मेगा मीटर है, तो 1 मीटर में ऐसा भी हो सकता है कि 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 गीगा मीटर हो। ठीक है, मगर आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे। क्वेश्चन कैसे देंगे मैं बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे देंगे कि आपको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है 1 मेगा मीटर को, मतलब आखिर कितने 1 मेगा मीटर में आखिर कितने गीगा मीटर होंगे ये बताना है आपको। आप इसके लिए क्या करोगे, ऐसा करते हैं मान लेते हैं कोई एक स्पेसिफिक यूनिट जिसके हमें पता है कि मीटर है, तो 1 मेगा मीटर में अभी मैंने बताया 1 मेगा मीटर में 10 टू द पावर 6 मीटर होते हैं और 1 गीगा मीटर में 10 टू द पावर 9 मीटर होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको जरा अगर चाहूं तो डिवाइड भी कर सकता हूं, पर ऐसे वो जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो पहले तुमने इसको कन्वर्ट करा 1 मेगा मीटर में 10 टू द पावर 6 थे। ठीक, अब तुम्हारे पास 10, तो 1 मीटर में आखिर कितने गीगा मीटर थे ये भी देख लो। 1 मीटर में तुम्हारे पास 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 गीगा मीटर थे, यानी कि 10 टू द पावर 6 मीटर की बात करूं मैं तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएंगे। भाई याद होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज है जैसे कि एक टॉफी की वैल्यू भाई 5 रुपीज है या 1 चॉकलेट की वैल्यू 5 रुपीज है, तो 10 चॉकलेट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी होगी 5 इंटू 10 50। वही तो यूज करा मैंने। ठीक है, तो ये चीज यहां पे और ये चीज यहां पे, ये पता है x की पावर n अपॉन x की पावर m इज इक्वल्स टू x की पावर n माइनस m होता है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3। कितना हुआ ये गीगा मीटर। इसका मतलब 1 मेगा मीटर में कितने गीगा मीटर हुए, 10 टू द पावर माइनस 3 गीगा मीटर। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक और बता दे रहा हूं। 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है 1 मेगाग्राम में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो,
1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसे कर लो, और आसान तरीका, वन केजी में कितने ग्राम होंगे? 1 2 3 कितने ग्राम होंगे? 1 मेगाग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 2 3 4 5 6 ग्राम। 10⁻6 थी नहीं, यानी ये 0 6 बार आएंगे, 1 2 3 4 5 6 बार हो गए, ठीक है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम थे, और 1 ग्राम में 1/1 2 3 4 5 6 मेगाग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 ग्राम में 1/1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गए, कितना हुआ? 1/1000 और मेगाग्राम, यहाँ पे मेगाग्राम है। और इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। आंसर आ गया। ऐसे कन्वर्ट करना, डायरेक्ट करोगे हो सकता है गड़बड़ हो जाएगी, इसको प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ के फॉर्म में, उसको जरा प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और तब भी नहीं भाई हो पाए तो देख लेना ट्राई करके, क्योंकि उसमें एक क्यूआर कोड भी है, या फिर उसमें मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे वो वीडियो ओपन हो जाएगी, सॉल्यूशन वीडियो, जिससे आप देख सकते हो। और फिर भी नहीं आए सबके बाद भी, तब एक ही तरीका है कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां पे मेरे से पूछ लेना, अगर मुझे टाइम होगा मैं बता दूंगा, वरना थोड़ा सा वेट कर लेना, ओके। तो ये बात रही इस लोअर यूनिट्स की बात करें तो लोअर यूनिट्स में और भी यूनिट्स आ जाती हैं, जैसे कि हो जाता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेका नहीं डेसीमीटर, और बहुत छोटे छोटे चुन्नू से यूनिट्स हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, फेम्टोमीटर है और एटोमीटर है। तो इन अलग अलग वैल्यूज की जैसे ऐसी होती है भाई, याद करने की तरीका यही है कि 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻5 है, फिर 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻9 है, 10⁻10 है, फिर 10⁻12 आ जाता है, फिर 10⁻15 आ जाता है, ऐसे ऐसे आ जाता है, और फिर ये 18 का भी आ जाता है। तो ये क्या होता है भाई, ये डेसी होता है, ये सेंटी होता है, ये जो होता है मिली होता है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने वैसे लिख दिया। इसके अलावा ये माइक्रो होता है, ठीक है, ये नैनो होता है, ये एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम हम बात करते हैं मीटर के केस में, हाँ मीटर के केस में एंगस्ट्रॉम आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें नहीं है देखा। इसके अलावा ये पिको होता है, ये फेम्टो होता है, और ये एटो होता है, पिको फेम्टो एटो। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये रही लोअर लेवल की यूनिट्स, वो थी अपर लेवल की यूनिट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लेंथ की। मैं 3 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। और उन 3 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का आखिर कैसे बात हुई, चलो